हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा टुडे इज 20th ऑफ मार्च। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, 21 मार्च और 22 मार्च। पूरी जान लगा देनी है। टारगेट इज ओनली वन, दैट इज 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। फाइन। अगर किसी की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है तो ये जितनी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ ये देख लोगे तो 90-95 प्लस इसमें भी आ जाएंगे। एंड इफ यूल बी लकी सो यू कैन स्कोर 100 एज वेल। ठीक है। आज बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट करेंगे। छोटा चैप्टर है। ठीक है। सिर्फ 2 नंबर का आना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है। फाइन। और ये 2 नंबर या ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा। फाइन, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। जहां से मैं तुम्हें प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है, वो नोट्स है। वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तुम्हें व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और ये सारे फ्री रिसोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है। और मैप करना बहुत जरूरी है। मैप क्वेश्चन भी तुम्हें वहां से मिल जाएंगे। उन मैप के अलावा और कुछ आएगा नहीं। ठीक है। दैट्स इट। नाउ लेट अस स्टार्ट। चैप्टर इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आएगा नहीं। ठीक है। एक पॉलिटिकल कंटेस्टेशन और अर्ली इनिशिएटिव्स क्या है, व्हाट ऑल इज दिस। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस, वहीं पे ही तुम्हें समझ आएगा। सबसे पहला है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में क्वेश्चन। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होता है कि यार, जब ये इससे डील कर रहे थे। अच्छा, क्विक कंटेक्स्ट टू दिस चैप्टर इफ यू सी। मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर की अगर वीडियो देखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बताया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद 3 चैलेंजेस आए थे। द 3 challenges, the first question of this book was 3 challenges. First was to make a country that is united and yet accommodative of the diversity. इसको फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व किया है ना, जिससे रिलेटेड 3 अलग अलग इशू: पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। सेकेंड प्रॉब्लम जो आई थी वो थी टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हमने सेकेंड चैप्टर में करी। फाइन। उस कैसे दैट वाज द चैप्टर वाज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एंड लास्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर है। प्रॉब्लम क्या थी? जस्ट अ सेकेंड। द प्रॉब्लम बेसिकली वाज टू इंश्योर वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी। एंड ये इस चैप्टर में सोल्व करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। है ना। ये चैप्टर नंबर 3 में हम अब सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट वाज अ social challenge, second was a political challenge. Now we are dealing with the economic challenge that India faced after independence. That's it. तो क्या आर्थिक नीति बनाई डेवलपमेंट करने के लिए, वो हमने समझना है। और क्योंकि चैप्टर में प्लान्ड डेवलपमेंट आ गया है, प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग हमारे लिए कौन करेगा? स्टेट करेगा ना, ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली स्टेट का थोड़ा रोल रहेगा, बट वो हम डीपली आगे समझेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि पॉलिटिकल कंटेस्टेशन मतलब किन मुद्दों पे लेके कुछ कंटेस्टेशन या कंपटीशन था कि ये चीज माने या ये चीज माने। ठीक है। एक सबसे पहली बात तो यार, अगर हमने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो क्या हमारी सोच हो सकती है? या तो लेफ्ट हो सकती है या राइट हो सकती है। अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मल्टीपल टाइम्स, इन द स्पेक्ट्रम देयर इज लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। In simplistic terms, left is someone who talks about poor and right is someone who talks about the rich. ठीक है। और यहाँ पे देर इज स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन मतलब अगेन सोशलिस्ट मॉडल, एग्जाम्पल यूएसएसआर। यहाँ पे देर इज प्योर कंपटीशन दैट इज लेड बाय यूएसए। अगर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखोगे ना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बुक 1 की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सो दिस इज बेसिकली सोशलिज्म एंड दिस इज बेसिकली कैपिटलिज्म। ये दो हमारे सामने सोच थी आफ्टर इंडिपेंडेंस की हमें क्या फॉलो करना है। बट ये है क्या? लेफ्ट होता है पुअर इन फेवर ऑफ द पुअर, डाउन ट्रोडन सेक्शंस, और गवर्नमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि गरीबों के लिए, भलाई के लिए कौन आएगा आगे? गवर्नमेंट आएगी। दिस इज लेफ्ट आइडियोलॉजी। राइट आइडियोलॉजी जो फ्री कंपटीशन की बात करते हैं, बोले सरकार किसी का कोई एक्स्ट्रा भला करने की कोशिश नहीं करेगी, जिसमें जितना दम है वो कमा लो, नहीं कमा पा रहे हो तो वो आपकी गलती है। दिस इज राइट विंग आइडियोलॉजी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बात खत्म। ठीक है। बोले ऐसा होना चाहिए। बोले गवर्नमेंट को बे मतलब इंटरवीन नहीं करना है यार इकोनॉमी में, कि किसी का भला करना है मैं बीच में इंटरफेयर करूं, नहीं नहीं करना है।
दिस इज राइट विंग आइडियोलॉजी। और ये एनसीईआरटी में ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का ही एक आना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच विल बी इजिली सॉल्विंग, डोंट वरी, अगर ये वीडियो देख लिया तो, ठीक है। तो ये चैप्टर की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। देन व्हाट वर द मेन इश्यूज ऑफ कंटेस्टेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट। अब क्या दो इश्यूज थे जिन पे थोड़ा सा लड़ाई थी या एक कंपटीशन था कि क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। पहला था रोल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, रोल ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं था कि गवर्नमेंट का रोल रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो सबको पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट का रोल रहने तो वाला ही है, कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का रोल तो रहेगा। एवरीवन ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट, बट द थिंग वाज कि कितना रोल रहेगा, द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट विल प्ले। मतलब बहुत ज्यादा इंटरवीन करेंगे, सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे या सपोर्टर का रोल प्ले करेगा, वो थोड़ा सा एक बात थी जिसपे विचार विमर्श हुआ। एंड सेकंड वाज कि ज्यादा फोकस किस पे किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या एग्रीकल्चर पे। ये दो इश्यूज ऑफ कंटेस्टेशंस थे, गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाए या एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए पहले। दिस वाज द मेजर कंटेस्टेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जब हम यूजुअली डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट हियर। जब यार हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना अपने आप ही वेस्टर्न कंट्रीज आ जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है ना। देखो जरा, जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट वी टॉक अबाउट वेस्ट एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। डेवलपमेंट का मतलब ही हो जाता है कि मॉडर्न बनना है, और मॉडर्न का मतलब है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है मॉडर्न। सो डेवलपमेंट मतलब मॉडर्न बनना है, और मॉडर्नाइजेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। वेदर इट्स राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, इट्स अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है। बट दिस इज अ जनरल कंसेप्शन, नॉर्मल एवरेज कंसेप्शन जो हम मानते हैं डेवलपमेंट को लेके, है ना। एंड देन ये माना जाता था यूजुअली कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको उस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन से गुजरना पड़ेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज गुजरे हैं, और अपने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स है समाज के, उनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अपने पुराने प्रिंसिपल्स को भी संभाल के रखा हुआ है, एंड स्टिल दे आर डेवलप्ड। बट ये अक्सर, ये आम तौर पे जो सोच होती है लोगों की, ये वो बता रहे हैं। And modernization is also associated with ideas of growth, material progress, scientific rationality। तरक्की हो रही हो, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस, माया बहुत ज्यादा और ग्रो कर रहा हो पूरी इंडिया में या किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, मटेरियल प्रोग्रेस, ठीक है, पैसा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो वो जो दिख रही है चीजें वो ग्रो कर रही हो। एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, लोग थोड़े से समझदार होने लगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का बढ़े, तो हम मानते हैं कि मॉडर्नाइज एक कंट्री हुआ है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो अक्सर जो हम बोल देते हैं ना, दैट दिस कंट्री इज डेवलप्ड, दिस इज डेवलपिंग, दिस इज अंडर डेवलप्ड, वो इसी पैरामीटर पे ही बेस है बेसिकली ना। तो दिस इज वन थिंग। फिर ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही बार पूछा गया है, 2 नंबर में, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बोले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे सामने क्या दो पाथ थे फॉलो करने के लिए डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली उस टाइम 1947 में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पे एक तो यूएसए की सोच थी और एक यूएसएसआर की सोच थी। यूएसए की सोच क्या थी, कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की सोच क्या थी, सोशलिज्म, ठीक है ना। दैट्स इट, यही दो हमारे सामने मॉडल्स थे, एक लेड बाय यूएसए, एक लेड बाय यूएसएसआर। जो यूएसए वाला मॉडल था दैट वाज द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, एंड यूएसएसआर वाला द सोशलिस्ट मॉडल, दैट्स इट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, मगर हमने कौन सा मॉडल चूज किया, वी फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, a midway of both, ना लिबरल कैपिटलिस्ट ना सोशलिस्ट मॉडल, वी फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्सचर हमने फॉलो किया। But actual reality is that although we followed a mixed economic model, but still more inclination was towards socialism only। मतलब अगर ये लेफ्ट और राइट की बात करें हम,
और ये सेंटर है। हम बोल रहे कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल किया, मगर हम यहाँ मिक्स में सेंटर में नहीं थे, हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन थे। ये वाला मॉडल हमने फॉलो किया, दैट्स इट, इतना याद रखो। बट यू विल ओनली राइट दैट वी फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यार जब इंडिया में इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली तो उस समय लीडर्स ना सोवियत मॉडल से बहुत इम्प्रेस्ड थे। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, मतलब सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे। बोलने को तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था, बट वो मोर फेवरिंग सोशलिज्म। तो उसका कारण क्या है? पहली बात तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को ही सोशलिज्म पसंद हो। बहुत कम लोग थे जो अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट मॉडल को पसंद कर रहे थे। कांग्रेस के इवन लीडर्स भी कुछ, स्पेशली नेहरू वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ सोशलिज्म। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था, चैप्टर 2 में एक्चुअली, पिछले चैप्टर में जो वीडियो मैंने बताया उसमें एक लास्ट क्वेश्चन भी था ना। नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया था अपनी कैबिनेट का पार्ट बनने के लिए, जबकि जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी का के मेंबर थे। बट क्योंकि नेहरू जी सोशलिज्म के बहुत फॉन्ड थे, दैट्स व्हाई दे ही कॉल्ड JP to be part of this his cabinet. Fine, although JP refused to be part of his cabinet, so this is a different thing. But the thing is कि basically everyone was, उस टाइम के लीडर्स ज्यादातर सोशलिज्म को ज्यादा उसके प्रभाव में ज्यादा थे। ठीक है, दैट्स इट। बट इंडिया का जो and the nationalist leaders were clear that economic concerns of the government of free India would have been different from narrowly defined commercial functions of the colonial government. अब ये थोड़ा सा पॉइंट समझो, डोंट नीड टू गो इनटू वेरी मच डिटेल्स, बट थोड़ा सा एक बेसिक लेवल पे समझना जरूरी है। इंडिया को रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिश वाज बेसिकली एन एलाई ऑफ अमेरिका ओनली। सो ब्रिटिशर्स इटसेल्फ वर फॉलोइंग व्हाट? कैपिटलिस्ट मॉडल। So Britishers themselves were following capitalist model in India and there as well, in their country as well. तो इंडिया को ये तो पता था कि जो ब्रिटिशर्स का कैपिटलिस्ट मॉडल था ना, हमारी उतनी नैरो सोच तो नहीं है, छोटी सोच तो नहीं है, तो हम वैसा मॉडल तो कुछ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस सोच को यूज करके इंडिया को लूटा ना। तो ये वो पॉइंट फर्स्ट बोल रहा है। और सेकेंडली यार हमें पता था कि इंडिया में पावर्टी एलिवेशन करना है, पावर्टी को खत्म करना है, सोशो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, अगर कोई अमीर था तो बहुत ज्यादा अमीर था, गरीब बहुत ही गरीब था। ठीक है, तो बोले उसको भी ठीक करना है। सोशो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, पैसा वापिस से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड ऑल्सो वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो सारा कुछ करने के लिए करेगा कौन? ये जिम्मेवारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी ना, और गवर्नमेंट जिम्मेवारी कहाँ पे लेता है? सोशलिज्म में। तो देयरफॉर मोर इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स सोशलिज्म। ये बात हमने याद रखनी है, ये हमने बात यहाँ पे समझी। और फिर अब हमें पता लग गया कि यार गवर्नमेंट का रोल तो रहने ही वाला है। तो गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेगी? प्लानिंग करेगी। और ये चीज और क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट का रोल रहेगा जब एक प्लान बनाया गया जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। ठीक है, और क्या ऐसा क्या बॉम्बे प्लान में कहा गया? देखो जरा, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, 1944 की बात है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप मिलके एक सरकार के सामने एक जॉइंट प्रपोजल रखता है, जिसमें बोलता है कि हमें एक प्लान्ड इकोनॉमी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जहां पे स्टेट का रोल हो। प्लानिंग कौन करेगा हमारे लिए? स्टेट करेगा। तो स्टेट के रोल को एम्फेसाइज करते हुए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक प्रपोजल रखा सरकार के सामने, इसको बॉम्बे प्लान बोला गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडिया में यही चाहते हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब स्टेट का रोल रहना चाहिए। सो बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हो। और उसके अलावा इससे क्लियर हो गया कि यार इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडिया में किस चीज के फेवर में? प्लान्ड इकोनॉमी के फेवर में है, प्लानिंग के फेवर में है। बात खत्म। दिस वाज बॉम्बे प्लान, प्लीज रिमेंबर दिस। ईयर इज 1944। इस चैप्टर से ना बहुत बार ऐसे हो रहा है कि 2 MCQs डाल देते हैं, बस हो गया। तो MCQs के रिस्पेक्ट में पूरा अच्छे से करके जाना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ रहा है प्लानिंग कमीशन पे, और क्यों प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग अब बना दिया।
तो पहले तो समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया है और 2 मार्कर भी आया है, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकता है क्योंकि ये आना ही सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है। दैट्स इट, इट्स क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली गिवन एज पर द सीबीएसई करिकुलम। पहली बात तो बना कैसे प्लानिंग कमीशन। अब देखो यार, इंडिया में प्लानिंग करनी है, पता लग गया, ये तो कंफर्म हो गया कि करनी क्या है प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा? स्टेट, ठीक है। और इसीलिए प्लानिंग करने के लिए कोई कमीशन तो बनानी पड़ेगी। इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया था ना, ऐसी प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग कमीशन बना दिया। प्लानिंग कमीशन बना कैसे था देखो जरा, इसमें एक ये बात याद रखनी है, मार्च 1950 में बना था। पहली चीज जो एमसीक्यू में तुम्हें जरूरी है, हाउ प्लानिंग व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड, मार्च 1950। अच्छा, इलेक्शन ये है प्लानिंग कमीशन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन कब बना था, इट वाज इन जनवरी 1950, ठीक है। और मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना है, दैट्स इट। और बना कैसे है, हाउ इट वाज मेड, बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस, सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। सी दिस, बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। कब बना? मार्च 1950। कैसे बना? बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, बात खत्म। इसके फीचर्स क्या है? It became most influential and central institution for deciding what path and strategy India would adopt for its development। मतलब इंडिया कैसे तरक्की करेगा, क्या अप्रोच अपनाएगा, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? प्लानिंग कमीशन, है ना। और प्लानिंग कमीशन ने फिर एक 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम अडॉप्ट किया जो यूएसएसआर में होता था। जैसे यूएसएसआर में हो रहा था 5 ईयर प्लान्स, वही हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और एक और चीज, इट इज एन एडवाइजरी रोल एंड रिकमेंडेशंस बिकेम इफेक्टिव ओनली व्हेन यूनियन कैबिनेट अप्रूव दोज। अच्छा देखो, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो डिसीजंस तो कौन लेगा? जिनको हमने चुना है, लीडर्स को, है ना। और हमने जिनको चुना है वो यूनियन कैबिनेट का पार्ट है विद द मिनिस्टर्स, तो उनके कुछ बोले बिना तो कुछ होगा नहीं। सो देयरफॉर देयर इज अ लाइन, इट हैज एन एडवाइजरी रोल एंड रिकमेंडेशंस बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दोस। ये ना एजर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ एक बार, ये स्टेटमेंट एज सच आ जाती है, तो ये तुमने याद रखना है। या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वट out of following statements what all are the features of planning commission। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसमें से डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, एडवाइजरी रोल है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी इनकी बातें, तभी ये लागू हुआ करती थी चीजें, दैट्स इट, ठीक है। मगर इसको खत्म करके एक नया इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, ठीक है। मोदी जी आए 2014 में और फिर अपनी स्पीचेस में बात भी करते थे, और अगले ही साल 1 जनवरी को 2015 में, 2014 में मोदी जी आते हैं, अगले साल 2015 में 1 जनवरी को बना दिया नीति आयोग। You will be shocked to know that the same question came in CUET paper or not CUET UG, CUET PG, पोस्ट ग्रेजुएट CUET का जो पेपर था पोस्ट ग्रेजुएशन MA के लिए, उसमें क्वेश्चन आया था व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड, आंसर वाज 2015। दैट मतलब यहाँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बनाया क्यों गया था, रीजन फॉर फॉर्मेशन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है। रीजंस व्हाई नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। तो a planning commission based on socialist model was formed for planned development of India। भाई हुआ क्या, इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर ली। 1991 से पहले वी वर अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, मगर ज्यादा फेवर किसको करते थे? सोशलिज्म को। 1991 के बाद वी आर स्टिल अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल कंट्री, बट वी आर नाउ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। ये समझो बात। तो सोशलिज्म के हिसाब से तो प्लानिंग कमीशन वाज फाइन, क्योंकि तब तो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करेगा कौन? स्टेट, है ना। तो प्लानिंग कमीशन बना दिया। मगर कैपिटलिज्म जो 21st सेंचुरी ईयर 2000 से स्टार्ट हुई आफ्टर 1991, अब प्लानिंग कमीशन की जरूरत नहीं थी, अब बढ़िया नीतियां बनानी थी, तो नीति आयोग बना दिया। ऐसे तुम इसको याद रखो, 2015 में नीति आयोग बना दिया प्लानिंग कमीशन को खारिज करके, दैट्स इट, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन के एरा में 21st सेंचुरी में प्लानिंग कमीशन पुराना हो चुका था, ठीक है, उसकी जगह नीति आयोग बनाना ही जरूरी था।
और पहली बात 15 अगस्त 2014 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात करी थी कि प्लानिंग कमीशन को हम अबॉलिश कर देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। मगर बना कब था? 1 जनवरी 2015 को। 2014 में बना नहीं था, सिर्फ बात करी थी 2014 के 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी ने कि हम प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे। बना कब था? 1 जनवरी 2015 को। दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव्स तुम देख लो इसके क्या क्या है। 1 2 3 2 मार्क्स में आएगा, कोई 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ये कीवर्ड्स मैंने जानबूझ के इसको बोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड या फिर एजर्शन रीजन में आता है, तो ये कीवर्ड्स अगर तुम्हें दिख गए तो मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस, जो जरूरी टेक्निकल कोई एडवाइस देना है तो वो नीति आयोग देगा। हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आर्थिक पॉलिसी हमने बनानी है नीति, वो नेशनल सिक्योरिटी से मेल खा रही है कि नहीं, वो देखना, उसको सही करना। एंड इट्स ए थिंक टैंक, मतलब सोच विचार करती है कि भारत का फ्यूचर ग्रोथ कैसे करवाना है। और ये क्या अडॉप्ट अप्रोच करते हैं? बॉटम्स अप अप्रोच, मतलब कि पावर नीचे से ऊपर जा रही है, पैसा नीचे से ऊपर जा रहा है। इंडिया को तरक्की कैसे करवानी है? इंडिया की नीचे से ऊपर, मतलब कि लोकल लेवल, देन स्टेट लेवल एंड देन सेंटर लेवल। और इसी चीज को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज अ गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल एंड इट्स वेरियस यूनिट्स, है ना, स्टेट, लोकल लेवल। एंड व्हेन द स्टेट्स and local level and then center level they're cooperating with each other, bottoms up approach, so there is cooperative federalism, है ना। it ensures equal participation of all states, ये आया हुआ है क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सीबीएसई सैंपल पेपर में आया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया, ये याद रखना। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, फाइन। equal participation of all states, cooperative federalism, bottoms up approach, this everything is correct, please understand this। and then there are features, इसके फीचर्स थोड़े से देख लो। सबसे पहली बात तो इसका चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, हुएवर विल द प्राइम मिनिस्टर, कि आज मोदी जी या कल को कोई और होगा तो ही हिमसेल्फ विल बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, दैट्स इट। और फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो इनका था, फर्स्ट वाइस, ऑब्वियसली फर्स्ट चेयरपर्सन कौन होगा? मोदी जी ने तो बनाया है, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब से है तब से अभी तक तो कोई और आया नहीं है 2014 के बाद से। तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आल्सो मोदी जी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अगेन मोदी, नरेंद्र मोदी जी। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन? वाइस चेयरपर्सन याद रखना है अरविंद पन्नागारिया, ठीक है। एंड जो करंट वाइस चेयरपर्सन है इट इज श्री सुमन बेरी, मगर इसको एक बार प्लीज कंफर्म करना कि ये अभी भी है कि नहीं। बट ये जो मैंने बताया हुआ है ये सीबीएसई करिकुलम में जो दिया हुआ उसके हिसाब से है। तो या तो ये करंट वाइस चेयरपर्सन वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर आएगा तो ये उनको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने सीबीएसई ने करिकुलम में ही ये बात दी हुई है, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस वाज प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एंड देन एक बार 5 ईयर प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट किया तो ये 5 ईयर प्लान होते क्या हैं वो देख लेते हैं। 5 ईयर प्लान क्या है कि यार 5 साल में अगले क्या हमारी इनकम होनी वाली है और क्या एक्सपेंडिचर खर्चे होने वाले हैं, उसका एक एस्टिमेट पहले ही हम बना लेते हैं सरकार, ठीक है। और फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉन प्लान बजट और प्लान बजट। नॉन प्लान बजट वो पार्ट होता है जो यार रूटीन आइटम्स पे खर्च होना ही होना है पैसा। एग्जाम्पल यार, अगर हाई कोर्ट जजेस की सैलरी है और ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी है, ये सब सैलरीज तो पता है जानी जानी है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ नॉन प्लान बजट, रूटीन आइटम्स। एंड देन देयर इज प्लान बजट। प्लान बजट मतलब अगर सोचा कि यार इस 5 साल में ना ये एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ये डैम लगानी है, ये काम करना है, इस बार एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे ज्यादा काम करना है, दिस इज प्लान बजट। यार 5 साल में एक ये बड़ा काम करना है, ठीक है, ये होता है प्लान बजट। प्रायोरिटीज फिक्स कर देना पहले कि इस बार तो ये काम करना है। और 5 ईयर प्लान से फायदा क्या होता है कि यार हमें एक लंबा टाइम मिल जाता है, 5 साल मतलब मिल जाते हैं कि यार इकोनॉमी की एक लार्जर पिक्चर, बड़ी पिक्चर हम देख सके कि इसको 5 साल में हम कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये इस चीज का फायदा था 5 ईयर प्लान का। ऑल्दो नाउ वी डोंट फॉलो द 5 ईयर प्लान्स, बट इनिशियली इट वाज अ गुड थिंग। 5 ईयर प्लान्स गेव अस मतलब एन एक लार्जर पिक्चर पे हम फोकस कर पाए, जिसकी वजह से 5-5 साल करते करते हम स्टेपिंग स्टोन्स की तरह अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके गए। एंड देन अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर,
आएगा तो इसमें तुम्हें कोई दो ही डिफरेंसेस लिखने हैं सिर्फ, तुम्हें मैंने वैसे 4-5 डिफरेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, बट ये 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मगर तुम्हें जितने भी पता ये सारे पॉइंट से करके जाना, रीजन बीइंग कोई भी एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है ना। है क्या 5 ईयर प्लान फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था, देखते हैं जरा, देखो जरा। फर्स्ट 5, अब देखो कीवर्ड्स पे फोकस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस, सेकंड में हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस। पहले 5 ईयर प्लान का जो आर्किटेक्ट था के.एन. राज, सेकंड का क्या कौन था, पीसी महालनोबिस। फर्स्ट में बात करी थी हेस्टिन स्लोली कि यार अभी शुरू में स्लोली ग्रो करना है आराम आराम से। सेकंड में क्या था, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कि यार अब भगाओ बस, अब इकोनॉमी को ग्रो करना है, ठीक है। पहली में क्योंकि एग्रीकल्चर पे फोकस था तो डैम्स बनाए, इरिगेशन पे फोकस किया, जैसे भाखड़ा नंगल डैम वगैरह, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए विच कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर ऑब्वियसली। और सेकंड में दिस इज अ थिंग नो नीड टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ, ये बोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना यार मद्रास में, मद्रास के पास एक जगह है अवधि, वहां पे एक कांग्रेस के ना हर साल सेशंस होते हैं दिसंबर में, लास्ट में, ईयर एंड में, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे खुद को डिक्लेयर किया था दैट वी विल बी ए सोशलिस्ट पैटर्न पार्टी, मतलब हम अपने विचारधारा को आज से सोशलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा साफ साफ उन्होंने बोला था, ठीक है। तो जब हम सोशलिज्म की तरफ जाते हैं तो जो गरीब होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और साथ में अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो हमने किया क्या, देखो, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगेन नो नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल्स, 2 नंबर में ही आना है, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एज ऑफ नाउ, मतलब जो ओरिजिनल क्लासेस है उसमें आई एक्सप्लेन्ड इट मल्टीपल टाइम्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना मतलब कि फॉरेन ट्रेड थोड़ा सा कम करवा दिया, बाहर की इंडस्ट्रीज को इंडिया में अभी आने ही नहीं दिया, बाहर की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने ही नहीं दिया। अगर बाहर की कंपनी यहाँ पे आ जाती तो इंडिया के लोग वही चीज ज्यादा खरीदते क्योंकि उनकी क्वालिटी बेटर होती, उनका पोस्टिंग सस्ता होता, इस चीज। और फिर इंडिया वाले ग्रो ना कर पाते प्रोड्यूसर्स, तो इस चीज को रोकने के लिए हमने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, बिकॉज फोकस वॉज हैवी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ग्रो करना है। तो बाहर की इंडस्ट्रीज को हमने आने नहीं दिया। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हमने पढ़ा है, वहां पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करी थी, है ना, दैट्स इट। फिर एट द सेम टाइम फर्स्ट में लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया, ये याद रखोगे। और सेकंड में अब देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है तो बाहर की कोई इंडस्ट्री ना आ पाए उन पे इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगा दिए, टैक्स लगा दिया, है ना, कि बाहर की कोई कंपनी यहाँ पे आ ही ना पाए, उनका टैक्स ही इतना इंक्रीज कर दिया कि यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे तो बिकेंगे ही नहीं, फायदा ही नहीं है। इससे इंडिया के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, इंडिया में वो अपनी हमारी लोकल कंपनीज ग्रो कर पाई। फर्स्ट वाले का फोकस बेसिकली था नेशनल इनकम को रेज करना है, और वो कैसे होगा, लोगों की सेविंग को बढ़ा के। बोले इंडिया में लोगों की सेविंग को बढ़ाना है, ठीक है, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। देखो उसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर सेविंग बढ़ती है ना, सेविंग ही अल्टीमेटली जाके इन्वेस्टमेंट बनती है। आई होप यू नो दिस। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है। देखो एक तो खर्चा हो गया, कुछ हमने सेव कर लिया, वही सेविंग तो अल्टीमेटली कुछ आगे इन्वेस्ट करेंगे ना, और फिर उसी इन्वेस्टमेंट से और पैसा बनेगा, और फिर और नेशनल इनकम बढ़ेगी, फिर और सेविंग होगी, वही सेविंग इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो ये सर्कल एक क्रिएट हम करना चाहते थे। बट वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस ऑन raising people's saving and national income. Second, focused on investment in everything, basically heavy industries, bulk of industries, electricity, railway, steel, machineries, communication, जो heavy industries होती है, ठीक है, that's it। और एक चीज और याद रखो कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, ये चेंजिंग पॉइंट था इंडिया के लिए। यहाँ से ही इंडिया की ग्रोथ की एक डायरेक्शन थोड़ी सी बदली, और सेकंड 5 ईयर प्लान आगे जितने भी फर्दर 5 ईयर प्लान आए उनके लिए एक गाइडिंग प्लान भी था। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा which 5 year plan was the most important with respect to India's growth and development, it is second 5 year plan, please याद रखो, that's it। and then the last question of this chapter, who was PC Mahalanobis। अभी हमने पढ़ा है PC Mahalanobis, he was the architect of the second 5 year plan, ठीक है।
और इनके बारे में क्या याद रखना, एक तो ही फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन 1931, ही वाज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन। और इन्होंने ही 1931 में ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट किया था। एंड एट द सेम टाइम ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, ये यहाँ से आया है, इनकी बारे में जो बताया इनके स्टैम्प पे, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान के ये आर्किटेक्ट थे, वो हमें पता ही है। और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते थे। और इम्प्रूव क्या करो, गवर्नमेंट की हैवी इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा ओन्ड बड़ी भारी इंडस्ट्रीज जो है उनकी ग्रोथ करवानी है। और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट किया था 1931 में। उसके फाउंडर थे, ठीक है। दैट्स इट। ये है पीसी महालनोबिस जी के बारे में दो बातें जो आएंगी और तुमने लिख लेनी है। दिस इज द चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट 2 days आर लेफ्ट, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 21 और 22 अपनी पूरी जान डाल दो, ठीक है। अगेन सेम थिंग्स, डोंट डू सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी बिल्कुल नहीं करना है, पूरे जोर शोर से काम करो। पूरी हो रही है नहीं हो रही है ये सब फालतू बातें कि हाँ नहीं नहीं पूरी होनी चाहिए। अभी बेटा टाइम है, 4-5 दिन नहीं भी होगी तो आगे सोना ही, ठीक है। वैसे तो अगर शुरू में प्लान करा होता प्रॉपरली तो अभी इजीली रिवाइज कर लेते और प्रॉपर नींद भी होती, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी पूरी पढ़ाई पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। करते रहो करते रहो, लर्निंग एंड रिविजन, नाउ इट्स दैट टाइम। जो समझने वाली चीजें थी वो हो चुकी हैं पहले, जब अभी पेपर का टाइम आता है ना, यहाँ पे मेजरली फोकस शुड बी ऑन लर्निंग एंड रिविजन, ठीक है। गेटिंग मोर मार्क्स इज अ स्किल, आंसर राइटिंग इंप्रूव करो, लर्निंग और करो और उसको बार बार रिवाइज करो, उससे नंबर इंप्रूव होंगे। दैट नोट, ऑल द बेस्ट, वी मीट यू टुमारो विद अदर वीडियोस। कल ट्राई करूंगा ज्यादा वीडियोस बनाऊं क्योंकि बच्चे अभी 5 चैप्टर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 दिनों में 5 वीडियोस मैं ट्राई करूंगा डालू, जिससे पूरा सिलेबस तुम्हारा एक बार वापस से तुम्हें रिवाइज हो जाए।